हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स एग्जाम सपोर्ट पैकेज। और आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 51 एमसीक्यूज करेंगे। कितने एमसीक्यूज करेंगे स्टूडेंट्स? 51 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। चलो लास्ट से देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स को चार तरीके से डिफाइन किया गया है मेन रूप से। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ डेवलपमेंट। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ डेवलपमेंट है। यानी कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनीशन को किसने प्रपोज किया? सैमुअल्सन ने। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्कार्स रिसोर्सेज का, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज है, सीमित साधन है। और इस स्कार्स रिसोर्सेज से हम लोग अनलिमिटेड वांट्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्सेज भी कह सकते हो। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है, इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। ये रॉबिन्स का कहना है। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ वेलफेयर, मतलब कि जो ह्यूमन है, सोसाइटी है, कंट्री है, इसका कैसे वेलफेयर हो, ये सारा इससे रिलेटेड डिफिनीशन मार्शल ने दिया। तो मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वेलफेयर का स्टडी करते हैं। लेकिन एडम स्मिथ, जो कि जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने का दो सोर्सेज होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा, यानी कि दोनों हो जाएगा बच्चों, सी, यानी कि ए एंड बी। प्राइमरी डेटा का मतलब जो डेटा पहली बार कलेक्ट किया गया, जो ओरिजिनल डेटा होता है, न्यू डेटा होता है, जो पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा से प्राइमरी डेटा से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसको कहा जाता है ओल्ड डेटा। और दो तरह के डेटा का सोर्सेज है, यानी कि डेटा कलेक्शन करने का दो सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आंसर हो गया इसका सी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? एक तरह का पेपर होता है इस तरह का, ठीक है, जिसमें आपसे क्वेश्चन लिस्ट होता है और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जिस पर्सन से उनको इन्फॉर्मेशन लेना होता है, उसको ये क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन को फिलअप करवाया जाता है। तो इसी को कहते हैं क्वेश्चनियर। तो एक अच्छा क्वेश्चनियर क्या हो सकता है? तो एक अच्छा क्वेश्चनियर का मतलब कि उसमें क्वेश्चन सिंपल हो, क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में हो, और क्वेश्चन ज़्यादा ना पूछे जाए, कि कम से कम पूछे जाए, लिमिटेड नंबर में पूछे जाए। तो तीनों क्वालिटी है गुड क्वेश्चनियर का। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन के दो मेथड है। एक आपका पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसस। क्या कहते हैं जिसको हम लोग? सेंसस कहते हैं। और एक होता है सैंपल के आधार पर करते हैं। सेंसस में पूरा यूनिवर्स लिया जाता है। जैसे कि एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स है और हमको इस पूरे स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन लेना है। तो पूरे 500 स्टूडेंट्स को अगर हम डेटा में शामिल करते हैं तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा? सेंसस मेथड। और 500 में मान लो हम 50 को सिलेक्ट करके सैंपल के रूप में यूज करते हैं, तो ये हमारा हो गया सैम्पलिंग मेथड। तो इन्वेस्टिगेशन का दो मेथड होता है मेन रूप से, सेंसस और सैम्पलिंग। आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, हु इज प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस कौन है? म्यूजिशियन? नो, पीसी महालनोबिस म्यूजिशियन नहीं है, राइटर भी नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं है। पीसी महालनोबिस क्या है? इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। न्यूज़पेपर आपका क्या है? न्यूज़पेपर में जो भी हमको डेटा मिलता है वो पहले से कहीं से अरेंज करके मिलता है। तो ये हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना बच्चों? न्यूज़पेपर में पहले से कोई पर्सन डेटा कलेक्ट करता है और ये डेटा कलेक्ट करके न्यूज़पेपर वाले को देता है और न्यूज़पेपर इस डेटा को छाप देता है। ठीक है ना? तो पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को फिर से पब्लिश कर रहा है। तो ये आपका कौन सा डेटा हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। जो भी हम लोग न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो पहले से कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए कौन सा डेटा हो गया? सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो पहली बार जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, पहली बार जो डेटा कलेक्ट हुआ, हमारा प्राइमरी डेटा। और न्यूज़पेपर आपका क्या है कि पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा को ही पब्लिश करता है, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा।
न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज फेमा एग्जीक्यूटेड। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये आपका जो है कब एग्जीक्यूट हुआ है, तो याद रखो 29 दिसंबर 1999 को इम्प्लीमेंट हो गया था ये। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये सब तो बच्चों याद ही करने का चीज़ है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज वेयर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। मतलब कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इंडस्ट्री को कितने तरह से डिवाइड किया गया था, कितने कैटेगरी में बांटा गया था। तो एक तो बांटा गया था गवर्नमेंट इंटरप्राइज, एक था मिक्स्ड इंटरप्राइज और एक था प्राइवेट इंटरप्राइज। कितने हो गए, 3 हो गए ना। आंसर हो जाएगा ए। तो इन हाउ मेनी कैटेगरीज वेयर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, गवर्नमेंट, मिक्स्ड और प्राइवेट। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में कितना पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो मोर देन हाफ, यानी कि आधा से अधिक पॉपुलेशन अभी भी, जो न्यू डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग आधा से अधिक लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब 53%। यानी 53% इंडिया में पॉपुलेशन है जो कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उनकी जीविका का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। 53% होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है वह फसल, वह क्रॉप जिसको अर्निंग के पर्पज से लगाया जाता है, जिसको हम लोग खेती करते हैं किस पर्पज से, अर्निंग के पर्पज से। पैडी मतलब धान होता है बच्चों, तो ये तो लोग क्या करते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं। विट गेहूँ, ये भी खाने के लिए यूज करते हैं। कॉटन क्या है, कॉटन आप डायरेक्ट खेती करके थोड़ी ना भी यूज करोगे इस, तो कॉटन का खेती क्यों किया जाता है, ताकि हम इसको बेचकर पैसा कमाएं। तो ये हमारा कैश क्रॉप हो गया। कैश क्रॉप में क्या आ जाता है, टी हो सकता है, कॉफ़ी होगा, कॉटन होगा, ये सब आपका क्या हो गया, कैश क्रॉप में आता है। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकेंड प्लान। देखो 5 ईयर प्लान आप लोग सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना। तो फर्स्ट इंडिया में आया था 1951 से 56, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। और सेकेंड बना था 1956 से 61। तो पूछ रहा है सेकेंड प्लान क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन सा है, 1956 से 61। देखो कौन सा है, सी नंबर होगा। 1951-56 ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का है। सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन सा है, 1956 से 61। सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1947। देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना 1947, उस समय नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का था, खेती। उस समय मेन रूप से तो खेती ही होती थी। सेकेंड नंबर पे आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें इंडस्ट्री हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री हो गया, आपका कह सकते हो फैक्ट्री ले लो, प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हो इसको। तो सेकेंडरी सेक्टर का था। टर्शियरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर उस समय उतना नहीं था। यानी मेन रूप से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन था जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, फ्री हुआ था, 12.3%। याद, ये सब डेटा है बच्चों, ये सब याद रखना होगा। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 1947 कितना है, 12.3%। नेक्स्ट, मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल का मतलब जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, मतलब मैनीफोल्ड टेबल वह उस टेबल को कहते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो। 1 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मैनीफोल्ड टेबल में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, तो टेबल के फॉर्मेट में टेबल नंबर होता है, बिल्कुल सही। टाइटल भी टेबल का बना देते हैं, हेड नोट भी दिया जाता है, फुट नोट भी दिया जाता है। तो इसमें सब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो टेबल के फॉर्मेट में टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, फुट नोट ये सब इंक्लूड होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स
रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग दो चीज़ का मेन रूप से करते हैं, एक तो करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और एक होता है अनलिमिटेड वंस। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है मतलब सीमित है, और वंस क्या है, हमारा आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को हम कैसे फुलफिल करें, इसके लिए हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। ये किसका कहना है, रॉबिन्स का कहना है। और लिमिटेड रिसोर्सेज हमारा कम है, अनलिमिटेड वंस हमारा अधिक है। तो रिसोर्सेज कम है, वंस अधिक है, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमको चुनना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे वांट्स को पूरा कर दें, तो उसी रिसोर्सेज से अपने वांट्स को पूरा करते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो चुनना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक का, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दो चीज़ आपका मेन रूप से होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का दो मेन एसेंस है, एक हो गया आपका लिमिटेड रिसोर्स है जिसको स्कार्सिटी कहा जाता है, ठीक है, दुर्लभ साधन कह सकते हो, दुर्लभता। और एक क्या होता है अनलिमिटेड वन से आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गया, यानी कि चयन की समस्या। तो ये दो मेन आपका एसेंस है इकोनॉमिक्स में, चॉइस और स्कार्सिटी, यानी कि आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट, फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, डॉक्टर बॉले जो है ये आपका स्टैटिशियन तो है ही, लेकिन ये फादर नहीं है, ये बहुत बाद में आया है। मार्शल इकोनॉमिस्ट है, मार्शल इकोनॉमिस्ट है। गॉडफ्राइड ऑकेनवेल को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स वर्ड का पहला यूज किसने किया था, गॉडफ्राइड ऑकेनवेल। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं हम लोग एडम स्मिथ, और फादर ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं हम लोग गॉडफ्राइड ऑकेनवेल। आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स को स्टैटिक्स जो हमारा है इसको हम लोग साइंस भी कहते हैं और इसको आर्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब साइंस का कुछ फीचर्स स्टैटिक्स के फीचर से मैच होता है और आर्ट का भी कुछ फीचर स्टैटिक्स से मैच होता है। इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, साइंस भी और आर्ट भी है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ द इंक्रीज इन सैम्पल साइज द सैम्पल एरर यूजुअली। देखो सैम्पल साइज जितना बड़ा करोगे, जैसे मान लो एक बोरा चावल लेते हैं, मान लो ये बोरा है आपका, मान लो ये बोरा है आपका, और इस बोरा में आपका चावल है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक मुट्ठा चावल निकालते हैं, ठीक है। अगर यही बोरा का साइज बढ़ा देंगे, बोरा का साइज हम अगर बढ़ा दें, तो जितना आपका बोरा का साइज बढ़ा दोगे, तो आप अगर सैम्पल साइज निकालते हो, सेमी सैम्पल साइज निकालोगे, तो ये साइज आपका मैटर नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है कि सैंपल आप कितना निकाल रहे हो। अब एक बोरा चावल में हम क्या करो, एक मुट्ठा चावल निकाल रहे हो, तो थोड़ी ना वो आपका सही अनुमान होगा, क्योंकि बहुत सारे चावल इसके अंदर है, उसमें से केवल आप एक मुट्ठा चावल निकाल कर पूरे बोरे में रखे हुए चावल के बारे में आप सही आकलन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बोरा चावल में से हम इतना निकाल लें, मतलब 1 kg निकाल लें, तो जितना सैंपल साइज बड़ा करेंगे ज़्यादा करेक्ट अनुमान लगाने में मदद मिलता है। यानी कि जब सैंपल साइज हम बढ़ाएंगे तो सैंपल एरर कम होगा, यानी कि हम सही जाएंगे। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मान लो हम यूनिवर्स में से कुछ सैंपल निकालते हैं, जैसे एक कारखाना में मान लो 5000 वर्कर है, अब 5000 वर्कर में से केवल 50 वर्कर को हम सिलेक्ट किए, सैंपल बनाए उसका, और उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरे 500 वर्कर के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 500 वर्कर में से 5000 वर्कर में से 50 सैंपल जो निकाले ये सफिशिएंट साइज नहीं है सैंपल का। लेकिन 5000 वर्कर में से अगर हम 1000 वर्कर को सैंपल के रूप में यूज करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा अनुमान सही जाएगा, इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा। तो वही कह रहा है कि सैंपल साइज इंक्रीज होने से सैंपल एरर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब गलती होगा नहीं। जितना कम सैंपल यूज करोगे अनुमान गलत आएगा, लेकिन सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो आपका अनुमान, आपका इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा आपको। तो सैंपल साइज बढ़ाने पे सैंपल एरर जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। आंसर हो गया इसका ए। इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटर गेट्स प्राइमरी डेटा बाय
देखो इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी डेटा खुद से वो कलेक्ट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब क्या है, सेकेंडरी डेटा का। न्यूज़पेपर में पहले से छपा हुआ कोई डेटा है, उस डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा डेटा हो गया, कौन सा डेटा आपको मिल रहा है, सेकेंडरी डेटा मिल रहा है ना। हाँ, जो न्यूज़पेपर में जो डेटा गया और जिसने उस डेटा को कलेक्ट किया वो प्राइमरी डेटा होता है। तो जनरली इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी डेटा वो खुद से कलेक्ट करते हैं, तो आंसर इसका हो गया हिमसेल्फ। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर कौन सा डेटा कलेक्ट करता है, एंड इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स, इन्वेस्टिगेटर बच्चों प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो पहली बार कलेक्ट हुआ। तो इन्वेस्टिगेटर खुद से पर्सन से मिलकर एरिया में जाकर या जो भी डेटा उसको कलेक्ट करना है वो खुद से कलेक्ट करता है, तो ये हमारा प्राइमरी डेटा हो गया। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि कलेक्ट किया हुआ डेटा को हम क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, ये हमारा हो गया सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जनरली कर समझ जाओ पब्लिश डेटा होता है। और टर्शरी डेटा का तो कोई यूज ही नहीं, दो ही डेटा है आपका डेटा कलेक्शन करने का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इन्वेस्टिगेटर कौन सा डेटा कलेक्ट करता है, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ, देखो ग्रोथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ, ये किनका कहना है, सैमुअल्सन। सोसाइटी ये तो है ही नहीं डिफिनीशन में। वेल्थ किसका कहना है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ का। और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। और वेलफेयर जो है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, ये मार्शल का कहना है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु गेव डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो इसके पहले इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ, किनका कहना है, सैमुअल्सन का, तो वही चीज़ आ गया ना। डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनीशन इकोनॉमिक्स का किसने दिया है, तो सैमुअल्सन ने, ठीक है ना। एडम स्मिथ और जेबी से, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। और अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, साइंस ऑफ वेलफेयर। लेकिन सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन इज प्रोपोनेटेड बाय सैमुअल्सन, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल यूनिट इज द स्टडी टॉपिक ऑफ, देखो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच होते हैं बच्चों, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वह इकोनॉमिक्स जिसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वह इकोनॉमिक्स जिसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वह इकोनॉमिक जिसमें होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी हम कौन से इकोनॉमिक्स में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सोशल यूनिट, होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एग्जांपल ले लो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, जैसे प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ये सब पढ़ोगे 12th में। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सब 12th में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल यूनिट जो है वो किसका स्टडी टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का होता है, देखो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को पूरा किया जाता है। मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज क्या है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वंस क्या है, अनलिमिटेड वंस है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को पूरा करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का होता है, तो एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है एक्सचेंज और एक होता है इन्वेस्टमेंट।
यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका कितने टाइप का होता है, मेन रूप से 4 टाइप का होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीमेंट होगा। कंजम्पशन में क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लास्ट यूज किया जाता है, मतलब कि हम बिस्किट खरीद के खा लिए तो ये हमारा लास्ट यूज हो गया, मतलब कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, वह एक्टिविटी कंजम्पशन हो गया। एक्सचेंज का मतलब खरीदने और बेचने से है, 10 रुपये में सामान खरीदे 12 रुपये में बेच दिए, ये हमारा एक्सचेंज हो गया। और इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको रिटर्न्स मिल सके। इन्वेस्टमेंट जनरली सेविंग का ही है, लोग पैसा सेव करते हैं और सेव करके जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, रिटर्न्स मिलना चाहिए, इनकम जनरेट होना चाहिए। तो फ्यूचर में इनकम जनरेट हो, इसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करते हैं। तो टोटल जैसे कि इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल ले लो, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदे ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग खरीदे ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड खरीदे इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। जिससे हमें बेनिफिट हो फ्यूचर में, वो एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप प्रोडक्शन तो है ही, कंजम्पशन भी है, एक्सचेंज भी है, यानी कि सभी हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस। आंसर हो गया बच्चों इसका डी। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट वाज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 कंपोनेंट होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो, उनको फ्रीडम मिले, फ्री ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अब प्राइवेट इंटरप्राइज भी खुलेंगे। जैसे मान लो बैंक ले लो, तो एक बैंक आपका गवर्नमेंट बैंक ले लो, लेकिन एक बैंक आपका क्या होगा, प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक आपका किस में आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन में। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि पूरे दुनिया में हमारा क्या हो, व्यापार कर सकते हैं। जैसे इंडिया में जैसे टाटा मोटर ले लो, तो टाटा मोटर अपना प्रोडक्ट हर देश में बेच सकता है, दूसरे देशों में भी बेच सकता है, दूसरे देश की कंपनी अपने देश में भी सामान बेच सकता है, तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका तीनों कंपोनेंट आ जाएगा। लिबरलाइजेशन मतलब उदारता, मतलब कि आपको व्यापार करने में छूट दी गई है, प्रतिबंध नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चलाए जा सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि अब व्यापार एक देश में सीमित ना होकर दूसरे देश में भी होगा। यानी कि टाटा मोटर ले लो, टाटा मोटर अपना व्यापार क्या करता है, अपने देश में तो करता ही है, दूसरे देश में भी करता है। हम लोग चिप्स खाते हैं ना, लेज का, ये अमेरिका का चिप्स है, लेकिन इंडिया में भी ये प्रोडक्ट बिकता है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के अंदर में आ जाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीनों कंपोनेंट हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, द लिमिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर, और ये क्या होता है, -1 से +1 के बीच होता है। यानी कि इसका लिमिट क्या होगा, +-1, यानी -1 से कम नहीं होना चाहिए और +1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लिमिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका कितना है, -1 से +1। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 2 मेथड से निकालते हैं, आप लोग को पता ही होगा, एक कार्ल पियर्सन और एक स्पीयरमैन। इसको हम लोग रैंक डिफरेंस भी कहते हैं। और कार्ल पियर्सन से कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई √ सिग्मा dx² इंटू सिग्मा dy²। और स्पीयरमैन से फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 इंटू सिग्मा ds² डिवाइडेड बाई n इंटू n² - 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे, पहले x ले लिए, f ले लिए, फिर मीन निकालते थे। और जब मीन निकल जाता था तो dx निकालते थे। dx कैसे निकालते थे, x माइनस मीन। तो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन। और डेविएशन को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकाला जाता है। लेकिन मीन डेविएशन जो होता है, वो तीनों से निकाला जाता है, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, हमेशा याद रखो। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला क्या होगा? तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, और ये डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। तो देखो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। अगर परसेंटेज में निकालना है तो याद रखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट हम लोग तीन तरीके से करते हैं या 3 टूल्स से करते हैं। एक हो गया अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग मीन भी कह सकते हो। सेकेंड हो गया आपका मीडियन, और थर्ड आपका हो गया मोड। तीनों का सेम मतलब होता है, तीनों हम लोग एवरेज निकालने में यूज करते हैं। स्टैटिक्स में तीनों का यूज हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज निकालने में कौन सा तरीका यूज करोगे, तो सबसे प्रिफर्ड मेथड कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। बेस्ट मेजर प्रिफर्ड मेथड क्या है, अर्थमेटिक मीन। इसलिए तो सबसे पहले मीन ही पढ़ाया जाता है। तो मीन आपका हो गया, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ये सब तो याद ही रखना होगा। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ लोकेट है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इन विच मेथड्स आर ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। देखो 2 ही मेथड होते हैं ना, एक होता है पॉपुलेशन सेंसस मेथड और एक होता है सैम्पलिंग। मेन रूप से 2 ही मेथड यूज करते हैं लोग डेटा कलेक्शन करने में। तो पॉपुलेशन किस में आता है, सेंसस मेथड में। सेंसस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स लेते हैं या यूनिवर्स लेते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो कौन सा मेथड हो जाएगा, सेंसस मेथड। ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम विच नेशन डिड इंडिया अडॉप्ट SEJ मॉडल, सेज मॉडल। सेज मॉडल मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल अडॉप्ट किया किस नेशन से प्रभावित होकर, तो चाइना। चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से प्रभावित होकर इंडिया ने भी क्या किया, सेज मॉडल अडॉप्ट किया है। मतलब चाइना के ही नक्शे कदम पे, मतलब चाइना का ही नकल करके, चाइना का ही कॉपी करके उसने क्या किया, मैं कॉपी नहीं कर सकते हो, चाइना से प्रभावित होकर इंडिया ने भी सेज मॉडल को अडॉप्ट किया है। ये कॉमर्स में यूज होता है बच्चों। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट, द रिफॉर्म इन अ कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी इज नोन एज। मॉनेटरी मतलब अगर हिंदी में देखोगे तो मुद्रा, आप बैंकिंग तो समझते हो। तो बैंकिंग पॉलिसी और मुद्रा से संबंधित जो सुधार है, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। तो मॉनेटरी यानी कि मुद्रा संबंधी और बैंकिंग संबंधी सुधार को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मनी इसमें नहीं है। पॉलिटिकल रिफॉर्म बिल्कुल नहीं, रिलीजियस रिफॉर्म बिल्कुल नहीं। कौन सा हो जाएगा, फाइनेंशियल। पैसा किस में आता है, फाइनेंस में आता है ना। तो रिफॉर्म इन द कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। आंसर हो गया इसका सी। ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं ना हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड का यूज किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी। HY का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाला वैराइटीज। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन भी हुआ था, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद उद है उसको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज हुआ था। तो सभी हो जाएंगे ना बच्चों। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि खेती को डेवलप करना, कृषि का विकास करना, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो इसके लिए क्या क्या किया गया था, तो HYV सीड्स का यूज़ किया गया था। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन यानी कि मशीन का यूज किया गया था, और फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता जिससे प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन आपका डबल हो, उसका फ़ायदा हुआ।
कुछ स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ, और लेकिन पूरे पूरे भारत में लागू किया गया था। पूरे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हुआ, कुछ स्टेट्स को छोड़कर। यानी कुछ स्टेट में आपका ले लो पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बहुत मतलब उसका प्रभाव दिखा। लेकिन पूरे इंडिया के लिए किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरे इंडिया में सफल नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था, खेती को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और मेन रूप से बहुत सारे फसल पे किए गए थे। लेकिन दो फसल आपका धान और गेहूं, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया, बाकी फसल पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका क्या है, सभी आ जाएंगे इसमें। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, एग्रीकल्चर में मशीन का यूज़ किया गया था, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए थे। तो सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या होता है, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा ना, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। आंसर हो गया B। नेक्स्ट, हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो मैक्रो। देखो इकोनॉमिक्स को पहली बार दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। किन्होंने किया था, तो ये तो बच्चों सबको पता होगा, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो ब्रांचेज में डिवाइड किया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। किनके अकॉर्डिंग, रैगनर फ्रिश के अकॉर्डिंग। आंसर हो गया ए। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, इंदिरा गांधी तो नहीं होंगे, मोरारजी देसाई भी नहीं होंगे, टी बालाकृष्णन, ये सब तो ग्रीन रेवोल्यूशन में है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। किनका है, MS स्वामीनाथन। आंसर हो गया ए, MS स्वामीनाथन। इन इंडिया विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सीन। देखो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन सब पे किसका होगा, सब प्राइवेट पर्सन के हाथों में होता है। मतलब कहने का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें एसेट्स या प्रॉपर्टी का ऑनरशिप प्राइवेट पर्सन के हाथों में होता है। और यह इकोनॉमी आपका कहाँ है, अमेरिका, USA, कनाडा, इंग्लैंड यानी UK, इन सब में कौन सा इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वह इकोनॉमी जिसमें प्रॉपर्टी और एसेट्स का ऑनरशिप सरकारी हाथों में होता है। जैसे चाइना ले लो, चाइना में आपका कौन सा इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब दोनों का मिक्सचर, यानी कि वह इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी फीचर होगा और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी फीचर होगा। तो ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और अपना इंडिया कौन सा इकोनॉमी फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यह आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय इंडियन इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, प्रभाव कर रहा था, सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर था जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता था, डोमिनेट करता था। इंडस्ट्री तो उस समय बहुत कम थे, सर्विस भी कम थे, सर्विस ना के बराबर ही था। सबसे ज़्यादा कौन सा किसका कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर का। आज़ादी के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा मैंने पूरे पॉपुलेशन का लगभग किस पर डिपेंड होता था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता था। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट किया, तो एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर था। उसमें खेती ही तो था उस समय बच्चों, एग्रीकल्चर ही तो था, और कुछ थोड़ी ना था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि आज़ादी से पहले रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या था, इनकम टैक्स। उस समय लोगों का इनकम, लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे लगान लेते थे, और लैंड रेवेन्यू। क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू।
ज़मीन उमीन पे, यानी कि अंग्रेज़ों का इनकम का मेन सोर्स क्या था उस समय? मेन सोर्स था वो लगान लेते थे, मतलब लैंड रेवेन्यू। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज करेक्टराइज्ड बाई। आज़ादी के टाइम इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स है? हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल गलत। उस समय इंडस्ट्री ज़्यादा थी नहीं। और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहरीकरण भी नहीं था, तो ये तो होगा ही नहीं। उस डोमिनेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल नहीं। एक्सटेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं। क्या था? प्री डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। यानी कि उस समय इंडियन इकोनॉमी कह सकते हो पूरी तरह से किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। इनमें से कौन पॉवर्टी का कारण नहीं हो सकता है? बता दो कौन सा? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये तो बच्चों पॉवर्टी का कारण है। आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप रोजगार नहीं कर पाओगे। तो गरीबी को हटाना है तो एजुकेशन को बढ़ाना है, तो ये तो रीज़न है। गरीबी के कारण है कि आपका, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, आप एजुकेशन से दूर हो, एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आपका हेल्थ केयर तक नहीं पहुंच पा रहा, आपका हेल्थ केयर बढ़िया नहीं है, आपके हेल्थ केयर पे ध्यान, हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़िया नहीं है, तो मतलब गरीब हो। तो ये तो कारण है बच्चों। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी कारण है। अगर राजनीति आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है, मेन तो गरीबी में आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आता है। देखते हो ना, अब पॉलिटिशियन जो है, कोई नेता है जो क्या करते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने में लग जाते हैं। वही कुछ नेता होते हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट से लेना देना नहीं होता है। तो पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी अगर कंट्री में हो तब भी पॉवर्टी एक कारण है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसको कहते हैं ना अमीरी गरीबी, जिन मतलब कि कहते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में अभी भी अमीरी और गरीबी में बहुत खाई है। भले ही अपने देश में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन कहने को तो सिर्फ है कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा बहुत कम लोगों के पास है। मान के चलो 10% लोगों के पास पैसा है। अभी भी अपने देश में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये हमारा क्या हो गया, दुर्भाग्य है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो मतलब कि जिसके पास, जैसे तुमको व्यापार करना है तो पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, लेकिन जिनके पास पैसा हो व्यापार करके और पैसा बना रहे। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण भी गरीबी होता है। तो ये भी बच्चों रीजन है। कल्चरल प्रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं गरीबी का। कल्चर संस्कृति जो होता है उसका पॉवर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें से कौन फैक्टर नहीं है? बेसिकली आपका कल्चरल प्रेफरेंस। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। नॉट पूछा है बच्चों। इनमें से पॉवर्टी के कारण कौन नहीं? ये तीनों तो कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये तीनों पॉवर्टी के कारण है, गरीबी के कारण है, लेकिन कल्चरल प्रेफरेंस गरीबी के कारण नहीं है। तो क्वेश्चन में कौन क्या पूछ रहा है? जो नहीं है, तो कौन नहीं है? डी बच्चों। आंसर हो गया डी, कल्चरल प्रेफरेंसेज। नेक्स्ट, द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड। इंडिया में जो गरीबी रेखा है कौन डिटरमाइन करेगा? तो इंडिया की बात हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट ही करेगा ना, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक भी अपना डेटा तैयार करता है, ठीक है, यूएन भी अपना डेटा तैयार करता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने हिसाब से करती है, लेकिन मेन रूप से कहा जाता है कि भारत में गरीबी रेखा है, उसका सर्वे या उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? भारत की सरकार करेगी। तो आंसर हो गया सी, द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ पॉवर्टी। इनमें से पॉवर्टी का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनीशन कौन सा होगा? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, ये रीजन है, ये पॉवर्टी का रीजन है, डिफिनीशन नहीं है ये। इनसफिशिएंट फूड कंजम्पशन, ये भी एक कह सकते हो कि रीजन। इनएडिक्वेट हाउसिंग कंडीशन, ये भी कह सकते हो कि रीजन है। लेकिन मेन रूप से देखो, ऐसे देखा जाए तो सब है। पॉवर्टी का मतलब कि आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक तरह का पॉवर्टी कह सकते हो। आपको सही से फूड कंजम्पशन नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा, तो ये भी पॉवर्टी है। आपका हाउसिंग कंडीशन बढ़िया नहीं है, तो ये भी पॉवर्टी है। लेकिन मेन रूप से पॉवर्टी जो होता है वो क्या है? अगर आपका इनकम कम है, अगर आपका इनकम कम है तब सभी प्रभावित हो जाएगा। तो इनकम लेवल लो होने का मतलब कि आपका पॉवर्टी है, आप पॉवर्टी में जा रहे हो। तो अपने इंडिया में लोगों का इनकम लेवल क्या है? लो है, जिसके कारण इंडिया में पॉवर्टी अधिक है। अधिक लोगों का इनकम क्या है? एकदम लो लेवल का इनकम है। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ पॉवर्टी हमारा क्या होगा? लो इनकम लेवल। अब इनकम लेवल लो है, जिसके कारण एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं,
हाउसिंग कंडीशन बढ़िया नहीं है, फूड कंजम्पशन आपका इनसफिशियंट है। तो मेन रूप से पॉवर्टी का कारण या पॉवर्टी का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनेशन क्या हो सकता है? लो इनकम लेवल। आंसर हो गया इसका बच्चों सी। इनकम रहेगा तो सब ठीक रहेगा, इनकम कम है तो सब प्रभावित हो जाएगा। तो मेन चीज़ देखना है बच्चों, मेन चीज़ क्या है? लो इनकम लेवल। आंसर सी हो गया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, ह्यूमन भी एक आपका क्या है? रिसोर्सेज है। देखो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। ह्यूमन हमारा कौन सा रिसोर्स हो जाएगा? एक्टिव रिसोर्स। और इनएक्टिव का मतलब ले लो मशीन ले लो, मटेरियल ले लो। ह्यूमन अगर नहीं रहे तो ये सब रख के क्या करोगे? तो ह्यूमन ही है जो इसको क्या करता है, इसको यूटिलाइज करता है। तो ह्यूमन आपका कौन कौन सा हो गया? ह्यूमन आपका क्या है? अब ह्यूमन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो एक ऐसे दो आदमी ले लो, एक आदमी के पास क्या है? ये कम पढ़ा लिखा है, अनएजुकेटेड, और एक पढ़ा लिखा है। तो पढ़ा लिखा आदमी है ये, जिसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है इसका क्या होगा? लेस यूटिलाइजेशन होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इंसान को क्या करो? इंसान को डेवलप करो, ह्यूमन को डेवलप करो। तो ह्यूमन को हम कैसे डेवलप करते हैं? तो ह्यूमन को डेवलपमेंट करना ही ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि अब जैसे मान लो कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको हम शिक्षित कर रहे हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे देश के इकोनॉमी में वो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल बन गया। लेकिन वही है कि एक बच्चे को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वो इधर उधर कर रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन रहा है। ह्यूमन कैपिटल एक तरह का एसेट है। जिस कंट्री में जाओगे ह्यूमन कैपिटल बढ़िया हो, ह्यूमन कैपिटल अगर बन रहा है तो ह्यूमन कैपिटल जितना अधिक होगा वो देश का डेवलपमेंट होगा। आप ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो मेन रूप से ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान देता है। आप देख, इसलिए तो पूरे दुनिया के देश अमेरिका में जाकर जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो लोग अमेरिका में ह्यूमन कैपिटल अधिक है। तो ह्यूमन कैपिटल अधिक, इसलिए वो सबसे डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया में भी ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन तुलना करेंगे तो कम है। तो जिस देश में ह्यूमन कैपिटल अधिक से अधिक होगा उस देश का डेवलपमेंट होगा। तो ह्यूमन कैपिटल एक तरह का एसेट है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? फाइनेंशियल एसेट बिल्कुल नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं। क्या है ह्यूमन कैपिटल का मतलब? स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि कोई पर्सन के अंदर स्किल डाल दो, उसको उसके अंदर नॉलेज डाल दो, उसको लायक बना दो, ताकि वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो वो कह सकते हो कि वो पर्सन क्या है? ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल? इनमें से ह्यूमन कैपिटल में कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं? एजुकेशन तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो एजुकेशन तो करना ही है ह्यूमन को। हेल्थ केयर भी, अब वो अस्वस्थ रहेगा, अनहेल्दी रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। तो हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना, ये भी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये भी जरूरी है, तो काम ही जॉब कैसे कर पाएगा? तो जॉब करने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपका ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। हाउसिंग डेवलपमेंट आपका ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो यस, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाउसिंग डेवलपमेंट। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व। ह्यूमन कैपिटल बनाने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? तो लास्ट से देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बिल्कुल नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, जैसे कोयला निकाल रहे हो तो इसके से ह्यूमन कैपिटल थोड़ी ना हो रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आपका नहीं होगा। किससे होगा? स्किल और नॉलेज को एक्वायर करके और स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करके। तो बच्चों, एक इस ह्यूमन कैपिटल से एक चीज़ हम क्या सीख रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हो कि ह्यूमन कैपिटल बने तो आपको भी स्किल एक्वायर करना होगा, अपने स्किल नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है कि आप स्किल और नॉलेज को एक्वायर कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है? एग्रीकल्चर मशीनरी बिल्कुल नहीं, ऑयल रिफाइनरीज बिल्कुल नहीं, रोड बिल्कुल नहीं। मेन चीज़ क्या है ह्यूमन कैपिटल के लिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ रहेगा तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म
ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा। तो ह्यूमन कैपिटल का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि ह्यूमन का हेल्थ बढ़िया हो तभी तो काम कर पाएगा। अब मान लो हम स्कूल जाते हैं, अब 2 दिन हम जा रहे हैं, 4 दिन हम तबीयत ही खराब रह रही है, आपके पास हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, अस्वस्थ हो, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल नहीं बनेगा। तो हॉस्पिटल होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। अब सीखोगे कहाँ, स्कूल में ही ना। अब स्कूल ही नहीं है आपके आसपास, आप स्कूल जब नहीं रहेगा तो आप क्या सीखोगे, आपका स्किल कैसे डेवलप होगा। स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, ये इसको याद रखोगे बच्चों। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन सुन लो इसको। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हम जैसे मान लो एक इंडियन स्टूडेंट वो हाई एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेन के किसी कॉलेज में पढ़ने गया, ठीक है, इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। या हाई इनकम के लिए फॉरेन में जॉब करने गया, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि मूवमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल टू फॉरेन कंट्रीज। देखते हो ना अमेरिका लोग क्या करता है, अमेरिका वाले क्या करते हैं कि जो टैलेंटेड हैं उसको क्या करता है, बहुत अच्छा सैलरी देकर उसको अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर लोग क्या देखोगे कि लोग अमेरिका शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से कई गुना बढ़िया सैलरी, बढ़िया लाइफ फैसिलिटी, बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। इसी को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में एजुकेटेड और टैलेंटेड इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन कंट्री में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, दूसरे देश में जाकर जॉब कर रहे हैं। मतलब अपने देश में टैलेंट को यूज करना चाहिए था, वो दूसरे देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया ब्रेन ड्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सैलरी के लालच में लोग चल जाते हैं। तो ये इंडिया में भी प्रॉब्लम है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ भी लोगों का सैलरी स्केल बढ़िया हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे टैलेंटेड अब इंडिया में ही रहकर अपने देश में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या हो गया कि मान लो इंडिया का हमारा कोई टैलेंटेड इंजीनियर है, हाईली स्किल्ड इंजीनियर है, वो यूएसए में जाकर जॉब करने लगा, क्योंकि उसको यहाँ से कई गुना बढ़िया सैलरी मिल रहा है, वो यहाँ वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ से बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये जब मूवमेंट कर जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन। आंसर हो गया सी, इसको याद रखना बच्चों। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली फोकस ऑन इंक्रीजिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो पूरे इंडिया में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और इसका मोटिव क्या था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन पूरे इंडिया में तो लागू किया गया था, लेकिन पूरे इंडिया में सफल नहीं हुआ। मेन रूप से 2 स्टेट में ज़्यादा सफल हुआ, एक हो गया पंजाब और एक हो गया आपका हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में, और पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन पंजाब हरियाणा में लागू हुआ। अब पूरे फसल पे लागू किया गया था, लेकिन मेन रूप से 2 फसल पे हुआ, एक व्हीट और एक राइस। यानी मेन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन बढ़ा, गेहूँ और चावल पे। और भी किए गए थे, जैसे मक्का हो गया, दाल हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था किसका, व्हीट और राइस का। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट को फ़ायदा हुआ था, पंजाब और हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा ए आपका, व्हीट एंड राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर टुडे। देखो आज के टाइम में भारत का जो कृषि है वो, उसका मेन समस्या क्या है, एक्सेसिव मैकेनाइजेशन। बिल्कुल नहीं, मैकेनाइजेशन है ही कहाँ इंडिया में। ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन, बिल्कुल सही। हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई के लिए मानसून पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मानसून पे डिपेंड करते हैं। मानसून का वेट करो, और कभी कभी क्या होता है कि इतनी बारिश हो जाती है कि खेती बर्बाद हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है, इसका अभी तक उपाय नहीं किया गया है। तो मेन रूप से आपका यही लिख दोगे, ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून रेंस, यानी कि मानसून जो वर्षा है उस पर यहाँ के किसान ज़्यादा निर्भर रहते हैं, वो उस बारिश के भरोसे हैं। बारिश अगर कम हुआ तो खेत बर्बाद हो गया, बारिश अगर अधिक हुआ तभी कृषि आपका बर्बाद हो गया। तो ये आपका सबसे बड़ा समस्या है, जो बहुत सालों से चलती आ रही है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया। यही प्रॉब्लम है इंडिया का एग्रीकल्चर का। तो इसका आंसर हो गया बी। तो बच्चों ये था हमारा शुभ 51 MCQs इकोनॉमिक्स का। आप लोग इसको देखकर एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा।
तो जितने भी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, आप लोग इस लेक्चर को देखकर अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे तो हेल्प तो करेगा ही। ऐसे भी कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं वो बेकार होता है नहीं, कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा ही, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा ही, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो, बाय।